हेलो, मैं मनोज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। बच्चों, आज हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। पहले हमने डी ब्रोगली वेव इक्वेशन पढ़ा था और उसके अंदर हमने लैम्डा का मान ज्ञात किया था। देखिए, जैसा कि ये विदित है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की बात अगर करते हैं तो देखिए कि नाभिक होता है इसके चारों ओर उस त्रिविमीय आकाश, जो बात करते हैं 3 डायमेंशनल स्पेस की बात करते हैं। नाभिक है, एटॉमिक आपने स्ट्रक्चर पढ़ी हो तो उसके सही सेंटर में जो नाभिक होता है वो इतना बड़ा होता है कि जैसे फुटबॉल के मैदान में एक मक्खी अगर बैठ जाती है तो इतना बड़ा नाभिक होता है, उस सेंटर में धनायनित होता है। और यह इसके चारों तरफ का जितना भी भाग होता है उसको क्या कहते हैं, 3 डायमेंशनल स्पेस को हम कक्षक बोलते हैं, जिसमें किसी निश्चित ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना मैक्सिमम होती है। समझ गए? अब देखें, ये कक्ष और कक्षक जो होता है, एक तो होता है कक्षा या ऑर्बिट जिसको बोलते हैं, एक होता है कक्षक ऑर्बिटल जिसको बोलते हैं। नोट कर लीजिए, कक्ष और कक्षक, इसमें अंतर है। पहला जो बोलते हैं उसको बोलते हैं ऑर्बिट या कक्षा बोलते हैं। बोर ने इसकी अवधारणा दी, जबकि ऑर्बिटल या कक्षक जिसको बोलते हैं उसकी अवधारणा तरंग यांत्रिकी सिद्धांत द्वारा दी गई। तो पहला अंतर हम करते हैं अवधारणा या परिकल्पना से, जिसमें बोर द्वारा किसकी दी गई, कक्षक की दी गई, ऑर्बिट की, और तरंग यांत्रिकी सिद्धांत के द्वारा दी गई, कक्षक की, ऑर्बिटल की। दूसरा आता है अंतर ये कक्षा का इलेक्ट्रॉन घूमने हेतु द्विविमीय पथ होता है। इसके द्वारा इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के घूमने के लिए द्विविमीय पथ होता है, जबकि ऑर्बिटल के अंदर त्रिविमीय पथ होता है। ठीक है। और बोर के अकॉर्डिंग क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निश्चित पथों में चक्कर लगाते हैं। ठीक है। जबकि ऑर्बिटल में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन फिक्स विपरीत चक्रणयुक्त पाए जाते हैं। कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो होता है उसकी संख्या होती है 2n², जबकि इसमें जो संख्या होती है वो होती है 2। तो ये सभी चीज़ें बात करती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में, और ये बताती है कि नाभिक के चारों ओर के उस त्रिविमीय आकाश या 3 डायमेंशनल स्पेस को कक्षक बोलते हैं, जिसमें निश्चित ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना मैक्सिमम होती है। अब आप आगे चलते हैं। बोर के अकॉर्डिंग, बोर ने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन निश्चित पथों से चक्कर लगाते हैं तो कक्षा जो होती है उस कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन होती है, और डी ब्रोगली की जो द्रव्य तरंगें थी, मैटर वेव्स थी, उसके अकॉर्डिंग श्रोडिंगर तरंग समीकरण की व्युत्पत्ति की जाती है। या हम ऐसा कह सकते हैं कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है, वेव मैकेनिक्स ऑफ एटम्स है, हाइड्रोजन एटम्स हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं कि डी ब्रोगली की द्रव्य तरंगों पर श्रोडिंगर ने, देखिए 2 वैज्ञानिक हैं, एक तो है डी ब्रोगली, एक आता है श्रोडिंगर। तो डी ब्रोगली की द्रव्य तरंगों पर श्रोडिंगर ने परिशुद्ध गणितीय गणनाएं लागू करके परमाणु में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता का परिकलन किया कि आखिर कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। उसने बताया कि इलेक्ट्रॉन स्टैंडिंग वेव्स या अप्रगामी तरंगों के रूप में विद्यमान रहता है। जैसे तनी हुई डोरी की तरंगें जो होती है वो कौन सी कहलाती हैं, अप्रगामी तरंगें कहलाती हैं, स्टैंडिंग वेव्स जिसको बोलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं, देखिए हमारी स्लाइड के अकॉर्डिंग, कि देखिए पहले इसमें देखिए कि डी ब्रोगली तरंगों पर श्रोडिंगर के परिशुद्ध गणितीय जो गणनाएं लागू करने पर परमाणु के इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता का जो परिकलन किया गया वो कैसे किया गया कि
समीकरण की उत्पत्ति होती है कि सूक्ष्म कण या इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा वो हम बताते हैं। तो क्या कहते हैं कि जो कि टोटल ऊर्जा बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अतः E बराबर के ई प्लस पी ई, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस ये माइनस के जेड ई स्क्वायर अपन आर। अब ये दोनों पोटेंशियल और जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है, इससे हम क्या निकालते हैं, देखिए दूसरी स्लाइड को। डी ब्रोगली की द्रव्य तरंगों पर गणितीय जो गणनाएं लागू करने पर क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर बराबर हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन एम। देखिए करें, आप भी करें, इसे सिस्टमेटिक वे में करेंगे तो आपको सब कुछ आएगा। देखें, हाफ एम वी स्क्वायर बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, ये एम वी के ब्रैकेट को स्क्वायर है बटा एम है। इस एम वी के बराबर अगर हम पी बराबर एच अपॉन लैम्डा को रखें तो क्या मान आता है, देखिए इस एम वी के बराबर हमने रख सकते हैं एच अपॉन लैम्डा, और हाफ एच अपॉन लैम्डा का स्क्वायर की अगर बात करते हैं, देखिए ब्रश की सहायता समझते हैं। ये जो आपका भाग था एम वी, ये एम वी बराबर पी बराबर एच अपॉन लैम्डा, इस एच अपॉन लैम्डा को हम यहाँ से इसके स्थान पर रख देते हैं, ठीक है। यहाँ रखते क्या होता है, देखिए हाफ एच अपॉन लैम्डा का स्क्वायर बटा एम, ये हो गया प्राप्त। और यहाँ पे क्या आ गया हमारा, यहाँ क्या आ गया, देखिए ये ब्रश जो है आपकी, ब्रश के अकॉर्डिंग इधर देखिए, ये हाफ एच स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर एम और हाफ एम वी स्क्वायर बटा एम। ये देखें, इसके बाद में सिंपल वे में लिखा हुआ है E बराबर हाफ एम वी स्क्वायर माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन आर, तो बराबर हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन एम माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन आर। अब ध्यान रखें एम स्क्वायर और एम स्क्वायर, तो एम से एम कट जाएगा, ठीक है, स्क्वायर से एम कट जाएगा तो ऊपर क्या रह जाएगा, देखिए E बराबर हाफ एच स्क्वायर बटा लैम्डा स्क्वायर एम माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन आर। इस एम वी बराबर एच अपॉन लैम्डा, और यहाँ पर आता है फिर इक्वेशन आ जाती है, पूरी इक्वेशन करने के बाद में आ जाती है 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर बराबर 2m अपॉन एच ब्रैकेट में E प्लस के जेड स्क्वायर अपॉन आर। अब देखें इसको दोबारा, अगर इसको अगर यहाँ से अगर इसको बराबर कर दें तो E का अगर मल्टीप्लिकेशन अगर इधर करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन से क्या होगा, देखें ये आपका साई स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर साई बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर साई बराबर 0। क्योंकि ये जो आपका इक्वेशन है इसके अंदर यह तरंग गति का अवकलित समीकरण है। इस तरंग गति के अवकलित समीकरण में अगर हम 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर का अगर मान रख दें तो देखें क्या आता है। इसको आप अलग से कॉपी में भी उतार सकते हैं, और ये स्थिति इस प्रकार से मान जो आता है आपका, ये मान बिल्कुल स्पष्ट आता है और बिल्कुल बहुत ही, देखिए डेल स्क्वायर साई बटा, ये मैं मान लिख देता हूँ, यहाँ सही लिखा नहीं है, देखिए ये आपका डेल स्क्वायर साई बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस ऐसे कैसे डेल स्क्वायर दोबारा साई बटा डी वाई स्क्वायर, ये प्लस जो यहाँ लिख रहा हूँ प्लस का नीचे डेल स्क्वायर साई बटा डी
जेड स्क्वायर, ठीक है, इसके साथ प्लस होता है, और प्लस क्या होगा, प्लस आगे का डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं प्लस का, ये प्लस क्या होगा, प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बटा एच स्क्वायर, और इसके ब्रैकेट में जो है आपका यहाँ पे क्या आएगा, ये देखिए क्या आएगा ये ब्रैकेट में, ई प्लस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, और इसका ये साई और इक्वल टू 0। तो ये जो लंबी समीकरण आपके मैं पीडीएफ आपको उपलब्ध कराऊंगा, उसमें पता लग जाएगा। इस प्रकार से ये आपका, और ये पे साई क्या है, ये आपका आइगन फंक्शन है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि ये आपका जो अगर आपका स्थिति ऊर्जा का मान, अगर वी का मान अगर यहाँ रख दिया तो क्या हो जाएगा, माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर मैंने हर जगह लिख रखा है आपके। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आप कैसे लिखते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों क्या है आपके डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका आप एज इट इज़ लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। साई बराबर आइगन फंक्शन अगर की बात करते हैं तो देखें इसको हम कैसे लिखते हैं, माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम, ये पूरे को अगर डेल लिख दे तो डेल स्क्वायर साई बराबर ई माइनस वी साई, और इसको अगर जब हम बराबर करते हैं तो क्या आता है, ई एच साई बराबर ई साई आता है। तुलना करने पर ई बराबर के ई प्लस पी, तो एच का मान निकल जाता है आइगन वैल्यू, आइगन फंक्शन, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, और इस प्रकार क्या रहता है, ये हमारी जो इक्वेशन होती है इसको दो जगह से पूछ सकता है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें दो, एक तो सीधा सीधा आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पूछ सकता है, या उसका कोई भी एक अवकलित रूप पूछ सकता है, या वो पूछ सकता है कि बताइए सिद्ध कीजिए एच साई बराबर ई साई कैसे आया। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, ई और माइनस वी, तो इनका मान लिख देंगे आप, वी का मान लिख देंगे, और डेल्टा डेल का जो मान आता है वो इसमें से लिख ही लेंगे आप, डेल स्क्वायर अपन। ये देखिए यहाँ मैंने क्या कर रखा है, इधर देखिए ये पूरा जो भाग था, ये आपका जो पूरा भाग है, मैथमेटिक्स वाले बहुत आसानी से समझ जाते हैं, इसको डेल लिख दिया आपने, प्लस ये पूरे को स्क्वायर का मामला है तो क्या डेल स्क्वायर लिख दिया, और प्लस करके 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ब्रैकेट में ई माइनस वी, और इस प्रकार क्या आ जाएगा, ये आपकी इक्वेशन आ जाती है। ध्यान रखिए ये लास्ट वाला ये आपका क्या अगले चैप्टर में कराएंगे हम, जिसमें हमारा क्या कराते हैं, देखिए है ना, इसमें क्या होता है आपका रेडियल जो आपका आता है इसमें, और रेडियल जो आपका डिस्टेंस की बात अगर करते हैं, रेडियल जो आपके त्रिज्यकोणीय तरंग फलन की बात करते हैं, रेडियल एंड एंगुलर वेव फंक्शन की बात करते हैं, ये सब आपका नेक्स्ट चैप्टर में तो आएगा। कुछ बातें जो आपको इसके विषय में बता दूं मैं, एक तो आप इस वेव जो आप लिखेंगे इसको पूरा, तो लिखने का सीधा सीधा मानस ये है कि हमारा जितना भी हम इसको लिखेंगे तो हम ये बताते जरूर चलेंगे कि क्या चीज़ है। जैसे हमने साफ साफ बताया इसको, साई बराबर आइगन फंक्शन, तो ये नहीं आप करेंगे कि हर जगह आप ये नहीं लिखेंगे कि ये क्या है। जैसे यहाँ डेल है तो डेल क्या होता है कि डेल स्क्वायर, या डेल है, स्थिति ऊर्जा को स्पष्ट करेंगे इसकी स्थिति, और ऐसे ही मान जब लिखेंगे तो आप स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे बायोलॉजी वाले, तो आराम से आप आगे बढ़ जाएंगे। देखिए इसमें ये जरूर ध्यान रखें कि यहाँ पर आप दोबारा समझ लें इस चीज़ को पूरी तरह, और दोबारा रिपीट कर लें, एक एक स्टेप बाय स्टेप अपन को लिख लेना है ये चीज़, कि किसी प्रकार से हमारा कोई भी चीज़ यहाँ पर छूटनी नहीं चाहिए। अगर एक स्टेप भी छूटता है तो हो सकता है आपको परेशानी हो सकती है। बुक में भी आपके अच्छा दे रखा है, बुक से भी आप आराम से देख सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। ये हमें नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो आपकी होती है, इसको एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन डायरेक्ट भी आपकी पूछी जा सकती है। जैसे ही श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में पूछते हैं डायरेक्ट, तो आपको 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, बड़ा क्वेश्चन आता है आपको, तो आपके 5 नंबर का आ सकता है। तो ध्यान रखें इसके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और इसके चांस जो हैं बहुत ही ज़्यादा हैं होने के।
अतः आप एक बात का हमेशा ज़रूर ध्यान रखें कि आपको स्टेप बाय स्टेप चलते हुए ही आगे बढ़ना है। किसी प्रकार से ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं करनी है जिसके कारण आपको बीच में कोई स्टेप ख़त्म करना पड़े। थैंक यू वेरी मच।